Hello students, hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 3 and lecture number 3 is based on generation of computer. As you know that we can discuss the first generation and second generation computer in lecture number 3, and you can know that 1946 to 1955 in generation 1 and 1956 to 1965 in generation 2. So today lecture start with generation number 3 and generation number 4. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1966 से 1975 और फोर्थ जनरेशन 1976 से 1985 के बीच में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1986 से ऑनवर्ड जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 को। अगेन बात यही है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप जितनी भी चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर सकें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने ये बात की है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस विद आईसीज। हमने ये डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर की बात की थी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने मज़ीद ट्रांजिस्टर की जगह आईसीज ने कंडक्ट कर ली थी कि अगर आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कंप्यूटर के रूम के साइज जितने जो कंप्यूटर थे अगर आज वो छोटे मोबाइल फ़ोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो और आप गौर करें तो इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज इतने छोटे से फ़ोन में कैसे आ गई हैं। तो एक्चुअली सबसे मेन पॉइंट ये था, आपका फर्स्ट टाइम में जो लिखा हुआ है कि आपकी आईसीस जो है वो रिकॉर्ड करती थी। जहाँ पे भी आप एरो देख रहे हैं कि आईसीस इसे एक इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी आईसीस की यूज़ हुई थी विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वो एक साथ इस्तेमाल हुए थे। दिस जनरेशन मशीन यूजेस मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इस मशीन के अंदर मैग्नेटिक टेप हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं अपने फ़ोन या अपनी मशीन के अंदर डिवाइस को मज़ीद मोर इन्हांस या मोर मेमोरेबल बनाने के लिए। ये बिल्कुल आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप मोबाइल फ़ोन की अगर आपके पास मेमोरी कम है तो आप क्या करते हैं, मेमोरी बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड एक ऐड करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो मेमोरी कार्ड एज अ यूज़ होती है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो हम मज़ीद चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे कि हमारे पास मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स की बात होती है। सिलिकॉन चिप आपके बिल्कुल सामने पिक्चर बनी है सिलिकॉन चिप की। इसमें आपकी कुछ आईसीज इस्तेमाल हो रही हैं। आईसीज की चिप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जहाँ पे भी एरो में शो कर रहा हूँ ये आईसीज आपकी बनी हुई हैं। 1,28,000 बिट की मेमोरी यूज़ हो रही है इस एक आईसी के अंदर। नीचे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में कीबोर्ड की एंट्री जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि आप उसकी एंट्री करते थे, इसके पीछे भी इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते थे। अगर आप आगे देखें तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो इस्तेमाल की जाती थी सी या सी प्लस प्लस। अब ये सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज कौन सी है, ये कैसे लिखी जाती है, इसमें हम प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह आप मैट्रिक लेवल पे इसे डिटेल में पढ़ेंगे। विद द लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बाय द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आप देखें कि ऐसी लैंग्वेजेस हमने इंट्रोड्यूस करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो क्या काम करती थी, वर्ड और कमांड इस्तेमाल करती थी सिंबल और नंबर के अलावा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इसे गौर कीजिएगा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स और कमांड्स की लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी जिससे हम क्या करते थे, सी या सी प्लस प्लस की बेस पे हम वो लैंग्वेज लिखते थे। जबकि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के अंदर क्या था, सिर्फ सिंबल और नंबर की बात होती थी। These languages therefore had syntax that was much easier to understand। सबसे बेहतरीन बात इसमें ये थी, जो सेकंड इसमें डेवलपमेंट थी, कि इसके अंदर अगर आप कोई सिंटैक्स को लिखते थे तो उसको याद रखना बड़ा ही आसान था यूज़र के लिए, जबकि पहले जो जनरेशन थी उनके अंदर काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता था। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को
हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी C++, जावा, जावास्क्रिप्ट और इसके अलावा बेशुमार और लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अब कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। आप देखें कि स्मॉलर इन साइज़ थी, बिल्कुल। आप देखें ट्रांजिस्टर से भी इसका छोटा साइज़ था अगर आप प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि साइज़ बहुत कम था तो हीट ना होने के बराबर जनरेट करती थी। These computers were able to reduce computational times from milli microsecond to nanosecond। ये बिल्कुल हमने जिस तरह बात की थी कि अगर 15 मिनट का टाइम 2+2 कैलकुलेशन का था, तो अब यही टाइम आपका मिनिमाइज होके 15 मिनट से हो सकता है 15 सेकंड तक चला गया हो। ये और मज़ीद टाइम कम कैलकुलेशन थी। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी बहुत ज़्यादा कम थी, हार्डवेयर फेलियर ना होने के बराबर थे, आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। लेस पावर रिक्वायरमेंट थी पिछली जनरेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। ह्यूमन लेबर और सबसे मेन पॉइंट इसमें कॉस्ट थी कि कॉस्ट सब कम से कम यूज़ होती थी और डेफिनेटली ईजियर एंड चीपर थी। डिसएडवांटेज की बात करें तो एयर कंडीशनर रिक्वायर होता था मैनी केसेस में। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे ये बनती थी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो अगर वहाँ पे जो मशीनरी बहुत है अगर गर्म हो जाए तो उसको ठंडा रखने के लिए आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। और हाईली सफोकेटेड टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली जितनी छोटी टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर उतनी ही बारीकी से काम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती थी तो वो पूरा पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ता था, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। आगे हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज को। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1976 से 1985 के बीच में। ऐप इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आईसी वाज रिप्लेस विद माइक्रो प्रोसेसर। आज आपके कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो माइक्रो प्रोसेसर की होती है, जिसने किसको रिप्लेस किया? आईसीस को रिप्लेस किया। A microprocessor chip consists of entire central processing unit in a single chip। आप देखें, आप आज तक सुनते आए हैं कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU, तो CPU एक्चुअली क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर की एक चिप है और ये एक सिंगल चिप होती है जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है, जिसको आप पूरा CPU कह रहे होते हैं। कंप्यूटिंग स्पीड इंक्रीज, इसने कंप्यूटिंग की जो स्पीड थी ज़्यादा इंक्रीज कर ली डेफिनेटली। अगर अब 2+2 15 सेकंड से अगर पहले कंप्यूट होता था तो हो सकता है वो 5 सेकंड पर आ गया हो। ड्यू टू रिड्यूस ऑफ कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर पावर एट स्मॉल प्लेस अलाउड यस्टरडे इवन टू यूजर टू बेनिफिट। बहुत ज़्यादा यूज़र की रिडक्शन की कॉस्ट कम हो गई थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर के जो पार्ट्स थे ये बहुत स्मॉल लेवल पर बेनिफिट इनको मिलता था, क्योंकि एक तो बहुत स्मॉल थे, इनकी कॉस्ट बहुत कम थी और आपको इजीली हर जगह से चीज़ अवेलेबल मिल जाती थी। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो मटेरियल हमारे पास यूज़ हो रहा है, इसके अंदर आपके पास आप एक घर में एग्जांपल्स पढ़ी हैं। आपके फ़ोन जिस पे अभी आप मोबाइल फ़ोन पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आपके फ़ोन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं, आपके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं उनमें यूज़ हुए हैं, आईसीज यूज़ हुई हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस इंशाल्लाह मैं इसको आने वाली वीडियोस में डिस्कस डिटेल में करूँगा कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ तक इस वीडियो में सिर्फ ये समझ लें कि हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर LSI को इस्तेमाल किया गया। 100 मिलियन बिट्स, आप अंदाज़ा लगा लें, वहाँ पे 1,28,000 बिट थी थर्ड जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे बिट्स बढ़ के 100 मिलियंस तक चली गई हैं। रीड प्रोग्राम ऑफ डिस्क, इसमें प्रोग्राम को रीड करने की कैपेसिटी मौजूद होती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज थी। इसके अंदर जो सिंटैक्स इस्तेमाल होता था वो ह्यूमन के मजीद लेवल क्लोज हो गया। इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, जिस तरह थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने बात की कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई थी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल थी वो एसक्यूएल लैंग्वेज से स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे हम अक्सर डेटाबेस के अंदर पढ़ते हैं। ये डेटाबेस का चैप्टर जो है इंशाल्लाह आप आने वाले चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जनरेशन जो हमारे पास लैंग्वेजेस थी, यहाँ पे आपके पास जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो होगी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की। इसमें आप कोल्ड फ्यूजन है अमंग अदर, ये भी आपके पास एक लैंग्वेज होती है जो एसक्यूएल को यूज़ करने में बड़ी हेल्पफुल प्रोवाइड करती है, और अगर कोई बग वगैरह हो तो उसको भी ये फाइंड आउट करती है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मज़ीद एडवांटेजेस हमारे पास बेहतर हो जाएंगे। स्मॉलर इन साइज़ और स्मॉल होगा बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी। बहुत कम साइज़ होगा क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम है। हीट जनरेटर इज़ नेग्लिजिबल। अब
आप देखें 4 जनरेशन तक आते आते आपकी जो बिल्कुल कंप्यूटर की हीट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। नो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, अब आपको एयर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपका खर्चा बच गया। बहुत ज़्यादा फास्टर हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एक मिनट के लिए सोचें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने बात पढ़ी थी कि अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो आप अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो हो सकते 4 घंटे लगें, लेकिन आप 4th जनरेशन तक आप देखें कि टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर है। हार्डवेयर फेलियर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इस केस में, ईजी पोर्टेबल एंड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़, बहुत ज़्यादा उसकी जो पोर्टेबिलिटी है वो स्मॉल है। चीपर अमंग ऑल जनरेशन, अगर आप देखें अब तक सबसे सस्ती अगर जनरेशन की बात की जाए तो फिर ये 4th जनरेशन कंप्यूटर ही होगी। आप सोचें अगर 4th जनरेशन कंप्यूटर इतनी स्मॉल है तो 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेल करेगी। तो आप सोचिएगा इस बारे में और बताइएगा मुझे, वीडियो जब आपकी ख़त्म होगी तो इस बारे में थोड़ा सा सर्च करें इंटरनेट पर और फिर ज़रूर मुझे बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिसएडवांटेज क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक ही था कि हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ LSA चिप। आपने ये देखना है कि जब ये डेफिनेटली जब चिप्स फैक्ट्रीज़ में बनती थी तो वहाँ पे काफ़ी लार्ज टेक्नोलॉजी जो थी वो रिक्वायर्ड होती थी इसको बनाने के लिए, क्योंकि जितनी बारीक चीज़ होती है उसको काम करने पर उतना ही ज़्यादा आपने एहतियात करनी होती है, तो अक्सर वो चीज़ डैमेज हो जाए तो फिर वो इश्यूज़ बनते थे। तो इसको एक डिसएडवांटेज में लिया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा चूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें एक जो वर्ड आ रहा है आपके पास LSA चिप्स, आप इस पर भी थोड़ी सी रिसर्च करें इंटरनेट पर, LSA चिप्स क्या होती हैं, कोई डेफिनेशन क्या होती है, इस पर आपने थोड़ा सा काम जो है वो करना है। लास्ट में अगेन हमारी असाइनमेंट नंबर 3 है। काफ़ी बच्चों का इशू था कि असाइनमेंट नंबर 3 के जो लास्ट 2 असाइनमेंट हैं उसको आपने वो अपनी नीट कॉपीज़ पे कर ली होंगी और आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी की क्यूरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो असाइनमेंट नंबर 3 है आपकी वो आपने अगेन नीट कॉपीज़ पे करनी है। बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है राइट डाउन द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर, आल्सो राइट एडवांटेजेस। आपने 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के अंदर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो लिखनी है और इनके साथ एडवांटेज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि राइट एनी फ्यू एग्जांपल ऑफ 3rd जनरेशन कंप्यूटर एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर एक्सेप्ट फ्रॉम स्लाइड। आपने कुछ एग्जांपल लिखनी है 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन कंप्यूटर की। ये बिल्कुल सेम सवाल है जो मैंने असाइनमेंट नंबर 2 में दिया था, सिंपल फ़र्क क्या आ गया यहाँ पे कि वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात थी, यहाँ पे 3rd और 4th जनरेशन की बात हो रही है। और अगेन आपने इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, आपने नीट कॉपीज़ और पे ये काम लिखना भी है और आल्सो जो है वो लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। इफ़ अगर एनी क्यूरी हो या आपको कोई इशू हो किसी भी पॉइंट पर वो चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप क्यूरी सेक्शन में किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। अपना होमवर्क कंप्लीट करें और जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो कोशिश करें कि जब ग्रुप में आपका क्यूरी टाइम होता है तो वहाँ पर अपना होमवर्क ज़रूर अपलोड करें। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे सेपरेट होमवर्क सेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ सेपरेट मुझे सेंड ना करें। जैसे आपका क्यूरी टाइम होता है फ्राइडे को 1 से 2 बजे तक आपका क्यूरी टाइम होता है ग्रुप में, आप 8A के स्टूडेंट हैं या 8B के हैं, तो जब आप अपने क्यूरी टाइम के ऊपर वहीं पे मुझसे सारी क्यूरी भी पूछें और वहीं पर जो है आप मुझे अपना जो होमवर्क है वो भी आप अपना सेंड करें। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी वीडियो वेबसाइट का लिंक सेंड कर दिया था जहाँ पे आपको वीडियो मिल गई हैं, तो काफ़ी बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी हुई, मतलब अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। और जिन बच्चों को इशू है वीडियो डाउनलोड करने का वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से जाके वीडियो ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। ये जो आने वाली मज़ीद वीडियो हैं ये भी और जो निचली वीडियोज़ आएंगी वो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।